हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 10 वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाश की। और हमने यूनिट 10 को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था हाइगन्स के सिद्धांत और हाइगन्स से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं, प्रयोग हैं और उनके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में। और दूसरे लेक्चर में हमने व्यतिकरण इंटरफेरेंस को भी स्टार्ट कर दिया था, तो उसमें हमने पढ़ा था जो तरंगों का व्यतिकरण है, कला संबंध स्रोत, कला असंबंध स्रोत और उससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन और जो भी डिफिनीशंस थी, परिभाषाएं थी, उनको हमने डिस्कस किया था लेक्चर 2 में। तो अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और आगे आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश में जो व्यतिकरण है और यंग का प्रयोग, द्विरेखा छिद्र प्रयोग और तरंग दैर्घ्य निकालना, दीप्त अदीप्त फ्रिंज, इन सभी के बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा। आप इस माइंड सेट से बिल्कुल भी फिजिक्स की क्लास को ना पढ़ें कि हमको केवल इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो आप इस माइंड सेट से इसको ना पढ़ें, आप एक नॉलेज कि उससे पढ़ें, क्योंकि आगे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको फिजिक्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। आप अगर डिफेंस सेक्टर में जाएंगे, एयरफोर्स, नेवी, यहाँ पर तो फिजिक्स का बहुत ही बड़ा रोल है, यानी एक अच्छे लेवल की फ़िज़िक्स यहाँ पर पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो ये वहाँ के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बेस ही नहीं अच्छा होगा तो आप कैसे आगे इसको और अच्छी तरीके से बेस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। और आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ाई भी जा रही हैं। और जो डिफिनीशंस हम केवल बताते हैं या जो कोई भी लैंग्वेज हम आपको केवल बताते हैं यहाँ पर लिखी नहीं होती है, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इससे रिलेटेड जैसे ही हमारी यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट 10, आपको इससे जुड़ी हुई जो पीडीएफ्स हैं, डिफिनीशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सूत्र हैं, सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगी। तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ से आपको सभी कुछ लिखा लिखाया मिल जाएगा। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर चाहें आप तो नोट्स बना सकते हैं, वो तो बहुत ही बेस्ट है। जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे वो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, इसीलिए आप वो भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो उसकी क्या शर्तें होनी चाहिए, हमें कब प्रकाश का जो व्यतिकरण प्रारूप है, प्रतिरूप है, हमको कब प्राप्त होगा। तो उसकी कुछ शर्तें हैं जिनका पालन हमको करना जरूरी है अगर हमको व्यतिकरण प्रारूप प्रतिरूप प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला नंबर है इसमें वो है दोनों स्रोत कला संबद्ध हो। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था दोनों स्रोत कला संबद्ध हो। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं कि हम एक ही स्रोत से, जब हम एक ही स्रोत से प्रकाश वहाँ पर डालेंगे तभी हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। अन्यथा जो हमने पढ़ा था असंबद्ध स्रोत, यानी कि जब हम दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत, अलग अलग प्रकाश स्रोत ले लेते हैं तो हमको वहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होता है। हमने कल ही आपको अच्छी तरह से समझाया था कि हम व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं कर सकते अगर हम दो अलग अलग स्रोत वहाँ पर लेते हैं। इसीलिए हमको एक ही स्रोत लेना होगा, कला संबद्ध स्रोत लेना होगा अगर हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना है, प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करना है। और दूसरी शर्त क्या है इसमें, तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति बराबर हो, यानी जो दोनों तरंगे हैं, क्योंकि दो तरंगों के बीच ही व्यतिकरण होगा, इसीलिए जो दो तरंगे हैं उनकी जो तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति है वो बराबर होनी चाहिए, जिससे कि हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो सके। तीसरी शर्त इसमें क्या है, तीसरी शर्त है आयाम बराबर या लगभग बराबर हो। इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि जब आयाम बराबर होंगे तभी हमको कुछ बिंदुओं पर पूर्ण अंधेरा प्राप्त होगा, और जो फ्रिंजों के बीच जो विपर्यास है यानी कि कॉन्ट्रास्ट है वो हमको यहाँ पर अच्छा मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर हमको अच्छा मिलेगा, विपर्यास अच्छा होगा अगर आयाम बराबर होंगे या लगभग बराबर होंगे। दोनों में कोई भी कंडीशन आती है तो हमको व्यतिकरण प्रारूप अच्छा प्राप्त होगा वहाँ पर। फिर क्या है, चौथी शर्त क्या है, चौथी शर्त है दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट हों। इसका क्या मतलब है, तो जो प्रकाश के दोनों स्रोत हैं वो अति निकट होने चाहिए। इससे क्या होगा, तो किसी बिंदु पर पथांतर अधिक ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है इनको निकट होना, कि अगर पथांतर अधिक हो गया तो फ्रिंजों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और फ्रिंजें भी हमको दिखाई नहीं पड़ेंगी।
पथांतर अधिक ना होना चाहिए। अगर पथांतर अधिक हो गया तो फ्रिंजों की दूरी कम हो जाएगी और फ्रिंजें हमको दिखाई नहीं देंगी। तो ये भी बात का हमको विशेष याद रखना है जब हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना है। अब आगे दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो, इसका क्या मतलब है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्रिंजों में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी, अति व्यापन हो जाएगा। ओवरलैपिंग, इसका क्या मतलब है? तो जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं वो हमको अत्यंत संकीर्ण लेने होंगे, अत्यंत संकीर्ण रखने होंगे, जिससे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्रिंजों में अति व्यापन हो जाएगा, यानी ओवरलैप हो जाएंगी फ्रिंजें, तो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जो व्यतिकरण प्रतिरूप होगा वो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है, इनका पालन करना है जब हमको प्रकाश में व्यतिकरण प्राप्त करना है, इंटरफेरेंस प्राप्त करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है यहाँ पर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था दो तरंगों के बीच व्यतिकरण, तो सेम टू सेम लैंग्वेज यहाँ भी है, केवल हमको तरंगों की जगह क्या लेना है? प्रकाश तरंगे लेना है। तो क्या होगा इसका जो डिफिनीशन होगी? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, और उसमें जो विशेष कंडीशन है वो ये है कि जो दो, यानी जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, जो दोनों प्रकाश तरंगे हैं वो एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हूँ। इसका क्या मतलब है? एक ही प्रकाश स्रोत का मतलब है कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। हमने अभी शर्तें पढ़ी थी तो उसमें यही बताया गया था कि एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हूँ दोनों तरंगे, तभी हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। तो एक ही प्रकाश स्रोत एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता मैक्सिमम और कुछ में तीव्रता न्यूनतम हमको प्राप्त होती है। यही होता है प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण क्या किसे कहते हैं? कि हमको कुछ बिंदुओं पर तो तीव्रता अधिक प्राप्त होगी, यानी कि तीव्रता अधिकतम, और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम यानी अंधेरा। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है जब पैटर्न, तो वही होता है व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। अब इसको क्या हुआ तो इसको अच्छी तरह समझाइए, तो इसकी डिफिनीशन हुई, लेकिन इसका अगर हमको प्रैक्टिकली प्रयोग देखने को मिल जाए तो हमको ये और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया? एक वैज्ञानिक थे थॉमस यंग, तो इन्होंने 1801 में जो वैज्ञानिक थे थॉमस यंग, इन्होंने एक द्विकरेखा छिद्र प्रयोग किया, व्यतिकरण संबंधी द्विकरेखा छिद्र प्रयोग किया, जिसके द्वारा इन्होंने प्रैक्टिकली ये दिखाया कि किस तरह से हमको कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तीव्रता और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है। तो ये बताया था वैज्ञानिक थॉमस यंग ने, और इन्होंने तरंगों के जो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत है उसी का यहाँ पर पालन किया है, उसी के अनुसार इन्होंने सब कुछ बताया। तो उनका जो ये प्रयोग है काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनका ये प्रयोग है उसको भी देखेंगे हम, द्विकरेखा छिद्र प्रयोग। तो चलिए देखते हैं थॉमस यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विकरेखा छिद्र प्रयोग। ये देखिएगा, ये यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विकरेखा छिद्र प्रयोग। तो यहाँ पर जो थॉमस यंग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्रैक्टिकली बनाया। यहाँ पर उन्होंने एक पर्दा लिया L, उन्होंने यहाँ पर 3 पर्दे लिए हुए हैं L, M और N। तो उन्होंने एक रेखा छिद्र L पर्दे पर एक रेखा छिद्र S लिया। वहाँ पर L पर्दा है, L पर्दे में उन्होंने एक प्रकाश स्रोत यानी एक रेखा छिद्र S लिया, और इस पर्दे से कुछ आगे यानी कुछ दूरी पर इन्होंने एक और पर्दा लिया जिसे हम M से डिनोट करेंगे। M से डिनोट करके उन्होंने एक पर्दा लिया जिसमें पास पास 2 रेखा छिद्र S1 और S2 हैं। ये 2 रेखा छिद्र लिया, यानी कि L पर्दे में एक रेखा छिद्र S लिया और M पर्दे पर 2 रेखा छिद्र S1 और S2 लिया। और ये रेखा छिद्र यानी S1 S2 यस रेखा छिद्र से समान दूरी पर है, तो आप देख भी सकते हैं समान दूरी पर है S1 और S2। और पर्दे M के कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा और एक स्क्रीन यहाँ पर उन्होंने ली N, जिस पर हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा, यानी N पर्दे पर ही हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। तो ये इन्होंने एक सेटलमेंट किया LMN पर्दे के माध्यम से S रेखा छिद्र, और M पर्दे पर S1 S2 रेखा छिद्र इन्होंने लिए। अब शुरू होती है इसकी क्रिया विधि। तो जब रेखा S से एक लाइट सोर्स, एक प्रकाश स्रोत L रेखा छिद्र से वहाँ पर डाला जाता है, तो वो S से फिर S1 S2 पर पहुँचकर फिर वो N पर्दे पर एक व्यतिकरण प्रतिरूप बनाता है। और पर्दे N पर हमको समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त, कैसी? दीप्त तथा अदीप्त
ये दो प्रकार की चौड़ी पट्टियां प्राप्त होती हैं, वो भी कैसी, एकांतर क्रम में। तो दीप्त को कहते हैं ब्राइट और अदीप्त को डार्क। तो ब्राइट और डार्क चौड़ी पट्टियां, समान चौड़ाई की पट्टियां हमको एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं एन पर, यानी एम और एन के बीच। आप देख सकते हैं हमको क्या मिला, हमको एकांतर क्रम में चौड़ी पट्टियां मिली। हम इनको अभी पट्टियां ही कहेंगे, बाद में थॉमस यंग ने इनको क्या कहा, इनको कहा फ्रिंजे। इन पट्टियों को फ्रिंजे कहा थॉमस यंग ने। तो अब के बाद हम जब भी हम इसकी चर्चा करेंगे तो हम यहाँ पर पट्टियाँ नहीं कहेंगे, हम इनको फ्रिंजे ही कहेंगे। तो इन पट्टियों को फ्रिंजे कहा गया, दीप्त और अदीप्त, यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमको यहाँ पर प्राप्त हुई। और ये जो पूरा समूह है, ये जो पूरा ब्राइट और डार्क का पूरा समूह प्राप्त हुआ, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया व्यतिकरण प्रतिरूप। व्यतिकरण प्रतिरूप यानी कि इंटरफियरेंस पैटर्न, ये कहा गया इस पूरे जो द्विक रेखा छिद्र है इसके व्यतिकरण प्रतिरूप को। तो यही है यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। और फ्रिंजों के बनने की इन्होंने तरंग सिद्धांत के द्वारा, यानी जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था उसके द्वारा भी इन्होंने इसकी व्याख्या की है। लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। तो लैंग्वेज आपको रटनी नहीं है, इसी फिगर के माध्यम से, आपको इसमें कुछ नहीं है, बस फिगर के माध्यम से जैसा जो कुछ किया गया है आपको उसी तरह से उसको लिखते जाना है कि कौन कौन से हमने यहाँ पर पर्दे लिए, कौन कौन से रेखा छिद्र लिए और किस तरह से इसकी क्रिया विधि की गई। और दीप्त और अदीप्त ये आपको अच्छी तरह से लर्न रखना है, किसे कहते हैं, दीप्त फ्रिंजेस और अदीप्त फ्रिंजे। तो इनका क्योंकि आगे यूज हमको पड़ेगा व्यतिकरण में भी और विवर्तन में भी। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आता है यहाँ पर हमारा फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। इसका क्या मतलब है, तो ये एक फिगर आपको दिख रहा होगा, तो इस फिगर के माध्यम से ही हम यहाँ पर एक फॉर्मूला प्राप्त करेंगे जिसका यूज आगे हमको न्यूमेरिकल्स में करना होगा। एक डेरिवेशन है जिसके माध्यम से यहाँ पर हमको फॉर्मूला मिलेगा जिसका यूज हम आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो यही हमको यहाँ पर निकालना है, इस फिगर के माध्यम से फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। तो चलिए करते हैं ये जो डेरिवेशन है इसको। तो सबसे पहले क्या है, एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित S1 रेखा छिद्र है। तो ये S1 रेखा छिद्र है, उसी तरह से जैसे हमने पीछे पढ़ा थॉमस यंग का प्रयोग, तो उसी तरह से रिलेटेड ये भी यहाँ पर फिगर बना हुआ है जिससे हम यहाँ पर फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। तो अब क्या होता है, एक रेखा छिद्र लिया गया, प्रकाश से प्रकाशित एक वर्णीय स्रोत है और उससे समान दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 और S2, ये दिए हुए हैं S1 और S2, दो रेखा छिद्र लिए गए उससे समान दूरी पर। और माना दो स्लिटों के बीच की दूरी, दो स्लिटों का मतलब क्या है, दो रेखा छिद्र को ही स्लिट कहा गया है यहाँ पर। तो दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है यहाँ पर D, यानी हम ये कह सकते हैं कि S1 S2 बराबर D दिया हुआ है। अब क्या है, अब स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी उसे यहाँ पर डिनोट किया गया किससे, कैपिटल D से। कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं स्लिटों से पर्दों के बीच की दूरी। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि CO बराबर कैपिटल D। तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर प्राप्त हुई। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें क्रिया विधि देखते हैं किस प्रकार से जो है फ्रिंजें बनती हैं। तो पर्दे के बिंदु P पर एक दीप्त फ्रिंज बनती है। ये जो बिंदु P है यहाँ पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। S1 व S2 से चलने वाली तरंगें बिंदु P तक S1P और S2P दूरियां तय करती हैं। ये S1P दूरी और ये S2P दूरी, तो S1P S2P दूरियां तय करती हैं। जो S1 और S2 से ये जो तरंगें जा रही हैं P पर जो जा रही हैं, और S1 से S2P पर डाला गया लंब S1A है। तो ये एक लंब है जो A पर डाला गया है, यानी कि S1 S2P पर डाला गया है S1 से लंब, वो लंब क्या है, S1A है। अब दोनों तरंगों के बीच बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, पथांतर निकालना है कि दोनों के पथों के बीच का अंतर क्या है, यानी कि S1P और S2P के बीच में कितना अंतर है, पथों में कितना अंतर है, पथांतर कितना है। तो यहाँ पर जो पथांतर दिया हुआ है वो है हमारा S2A। आप देखिएगा भी S2P वहाँ तक गई है और S1P वहाँ तक गई है, तो उनके बीच में जो दूरी बढ़ रही है वो यही दूरी बढ़ रही है S2A। तो यही होगा पथांतर। तो S2A क्या होगा, S2A होगा यहाँ पर S2P माइनस S1P। तो यही होगा यहाँ पर पथांतर इनके बीच। अब हम क्या लेंगे, अब हम दो त्रिभुज लेंगे जिनको आपस में, जो कि आपस में समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, एक लेंगे हम त्रिभुज S1 S2A
कौन सा हुआ, ये है S1H2A, एक त्रिभुज लिया और एक लेंगे त्रिभुज हम CPO। देखिएगा आप कहाँ पर है, CPO, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज कौन सा है, S1H2A, S1H2A और त्रिभुज CPO, वह त्रिभुज CPO, ये दो त्रिभुज लिए और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं कोणों के माध्यम से भी, और जिससे हम पीछे हमने आपको बताया था किस प्रकार से हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं समरूप की। और अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो उनमें हम किसी भी संबंध को आपस में प्रदर्शित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसी संबंध को, ये दोनों आपस में समरूप हैं तो हम ले सकते हैं H2A अपान S1H2। तो देखिएगा कहाँ है, H2A अपान S1H2, ये हमने यहाँ पर लिया। इसी प्रकार से हम दूसरे त्रिभुज में भी लेंगे, यानी कि हम क्या लेंगे, OP अपान CP। तो OP कहाँ पर है, OP अपान CP, तो यहाँ पर भी हमने उसी तरह से लिया, जो भुजाएं पहले त्रिभुज की ली वही भुजाएं दूसरे त्रिभुज की ली, तो हमको यहाँ पर ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको कुछ वो देखने होंगे, चूंकि जो कैपिटल D है वो ग्रेटर है, मोर ग्रेटर है किससे, स्मॉल d से। आप देख भी सकते हैं जो स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी होगी वो किससे ज़्यादा होगी, जो आपस में दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है, यानी कि S1H2 जो दूरी है वो हमेशा कम होगी, और जो स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी है वो हमेशा ज़्यादा होगी। कैपिटल D इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल d, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए CP बराबर हो जाएगा किसके, CO के। यानी ये जो CP दिया हुआ है CP, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा CO के। तो CP बराबर CO हो जाएगा। तो अब इसी तरह से आगे करते हैं। तो आगे इसी तरह जो CP ऊपर दिया हुआ है तो उसमें हम क्या रख देंगे, उसमें हम रख देंगे यहाँ पर H2A अपान S1H2 बराबर OP अपान CP की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे CO। तो यहाँ से जो H2A मिला वो क्या मिलेगा हमको, H2A मिलेगा S1H2 इंटू OP अपान CO। तो ये हमको यहाँ से मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे H2A बराबर, H2A क्या है यहाँ पर, पथांतर है, आपको याद रखना है। तो H2A जो है, अब H2A बराबर यहाँ पर S1H2 का मान कितना है, तो S1H2 का मान है D, और OP का मान कितना है, तो OP का मान X दिया हुआ है ऊपर, और नीचे हो जाएगा कैपिटल D, क्योंकि CO का मान है वो है कैपिटल D। तो ये समीकरण नंबर 1 हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया, यानी पथांतर हमने निकाल लिया एक डेरिवेशन मेथड में। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो कंडीशंस देखेंगे, यानी कि दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इसी फॉर्मूले का यूज हमको वहाँ पर करना होगा जो समीकरण नंबर 1 हमने निकाला है। तो यहाँ पर ये हमको प्राप्त हो गया। अब हम सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे दीप्त फ्रिंजों के लिए दो स्थितियां हम निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं किसके लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए। तो अधिकतम तीव्रता अथवा संपोषी वितरण अथवा दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या होता है संपोषी वितरण, जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है, और जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है वही बनती हैं दीप्त फ्रिंजें, यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस। तो वहीं पर जो पथांतर होगा वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा x बराबर m लैम्डा, जहाँ पर m हम क्या ले सकते हैं 0 1 2 ... कुछ भी ले सकते हैं, m बराबर, ठीक है। तो ये डेल्टा x क्या है, ये है पथांतर बराबर m लैम्डा ली। तो डेल्टा x भी पथांतर है और ऊपर H2A भी पथांतर है जो हमने निकाला था अपने फिगर के माध्यम से। तो हम डेल्टा x की जगह क्या रख देंगे, समीकरण 1 से हम डेल्टा x की जगह रख देंगे XD अपान कैपिटल D बराबर m लैम्डा। तो यहाँ से हमको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा दीप्त फ्रिंजों के लिए, और MV दीप्त फ्रिंज के लिए हमको यहाँ पर फार्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर फार्मूला मिल जाएगा XM बराबर MD लैम्डा अपान स्मॉल d। तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। तो ये हमको फार्मूला किसके लिए प्राप्त हो गया, जहाँ m बराबर 0 1 2 ... कुछ भी ले सकते हैं। तो ये फार्मूला हमको मिल गया दीप्त फ्रिंजों के लिए, m कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। अब क्या होगा, इसमें हम m बराबर 0 रख दें, m बराबर 1 रख दें, 2 रख दें, ये सब हम यहाँ पर रख सकते हैं। तभी हमको दीप्त फ्रिंजों के लिए यहाँ पर मिल जाएगी जो हमको ज्ञात करना है।
और हम m बराबर 0 रखने पर यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, अगर हम m बराबर 0 रखते हैं, ये स्पेशल स्थिति है, स्पेशल क्वालिटी इसकी कि m बराबर जब हम 0 रखेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगी कौन सी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या शून्य दीप्त फ्रिंज। तो हमको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कब मिलेगी, जब हम m बराबर 0 रखेंगे और बाकी आगे 1 2 3 कुछ भी रखते जाएंगे, तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पर फार्मूला प्राप्त होता जाएगा। और m बराबर 1 रखने पर हमको पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर m के जो मान दिए गए हैं 0 1 2 3 4 इस तरह से दिए गए हैं, लेकिन हमको जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी तो m बराबर 0 रखने पर पहली दीप्त फ्रिंज नहीं मिलेगी। विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें आप फॉल्ट कर देंगे। हम आपको न्यूमेरिकल जब आगे सॉल्व कराएंगे तो आप देखिएगा किस तरह से m का मान कितना इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम दीप्त फ्रिंजों के लिए निकाल चुके, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अब अदीप्त फ्रिंजों के लिए। तो सेम टू सेम अदीप्त फ्रिंजों के लिए भी निकलेगा, थोड़ा सा परिवर्तन है। तो देखते हैं क्या है अदीप्त फ्रिंजों के लिए। अदीप्त फ्रिंजों के लिए फार्मूला हम निकालेंगे यहाँ पर, तो वो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर, वहाँ पर ही पथांतर होगा डेल्टा x बराबर, वो पथांतर होगा 2m-1 लैम्डा बाई 2 ये होगा। और यहाँ पर हम m 0 नहीं लेंगे, 0 हम ऊपर ले चुके हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम ऊपर से मान रखेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ऊपर हम बता चुके हैं आपको किस प्रकार से रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा xm बराबर 2m-1 डी लैम्डा अपान 2 स्मॉल डी। ये यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया अदीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला। तो अगर हम m बराबर 1 रखेंगे तो पहली अदीप्त फ्रिंज, m बराबर 2 रखने पर दूसरी अदीप्त फ्रिंज, इस प्रकार से हमको फ्रिंजेस प्राप्त होती चली जाएंगी। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई। तो क्या होती है फ्रिंज चौड़ाई, तो दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। सिंपल सी बात है, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजें दी हों या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजें दी हों, दोनों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। और इसे डिनोट करते हैं W से, W से इसे डिनोट किया जाता है, यानी हम फ्रिंज चौड़ाई को W से व्यक्त करते हैं। अब क्या है, इसका भी थोड़ा सा फॉर्मूला निकालते हैं, और सिंपल सा फार्मूला है, कोई बड़ा डेरिवेशन है नहीं, आपको सिंपल सा करना है। तो केंद्रीय फ्रिंज 0 से mv तक m+1वीं दीप्त फ्रिंजों की दूरियां, यानी जो दूरियां दी हुई हैं वो दी हुई हैं xm और xm+1। तो ये mv के लिए और m+1वीं दीप्त फ्रिंज के लिए दी हुआ है, तो m d लैम्डा अपान स्मॉल d, और ये हो जाएगा m+1 d लैम्डा अपान स्मॉल d। तो ये दो हमने ले ली। अब परिभाषा से क्या कहा गया है कि दोनों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं हम। तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं, और परिभाषा से क्या हमको मिल जाएगा, हमको यहाँ पर मिल जाएगा कि W बराबर आपस में घटा देंगे तभी तो हमको बीच की दूरी मिलेगी। तो W बराबर हो जाएगा xm+1 माइनस xm। जब इनको आपस में हम घटा देंगे तो हमको फाइनल फार्मूला प्राप्त होगा, आप घटा के देख भी लीजिएगा। W बराबर d लैम्डा अपान स्मॉल d। तो फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला क्या होता है, W बराबर d लैम्डा अपान स्मॉल d। तो यहाँ पर हमको तरंग दैर्घ्य दी जाएगी और पर्दे के बीच की दूरी दी जाएगी, स्लिटों के बीच की दूरी दी जाएगी, तो हम फ्रिंज चौड़ाई आराम से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका यूज आगे न्यूमेरिकल्स में हमको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा फ्रिंज चौड़ाई, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो ये क्या होती है, ये भी सेम होती है, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की कोणीय दूरी। बस यही टर्म्स यहाँ पर आया है, वहाँ पर हमने क्या ली थी, बीच की दूरी, और यहाँ पर बीच की कोणीय दूरी। तो बस इतना ही अंतर है, सेम टू सेम डिफिनीशन है, सेम टू सेम फार्मूला निकलेगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर भी हम mv और m+1वीं दीप्त फ्रिंजों की दूरियाँ यहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमने xm+1 ली थी, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे थीटा m। ये है mv दीप्त फ्रिंज के लिए, तो ये हो जाएगा xm अपान d, और थीटा m+1 ये हो जाएगा xm+1 अपान d। अब ठीक है, परिभाषा से क्या करेंगे, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा से जो थीटा होगा वो हम लेंगे थीटा m+1 माइनस थीटा m। इनको आपस में हमको क्या करना है, आपस में घटा देना है। तो जब हम यहाँ पर घटाते हैं तो थीटा बराबर xm+1 अपान डी माइनस xm अपान डी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा xm+1 माइनस xm अपान डी। तो एक ये भी डायरेक्ट फार्मूला निकलता है इसका कि थीटा बराबर xm+1 माइनस xm अपान डी।
अब देखिएगा हमने ऊपर ही पढ़ा था कि W बराबर क्या होता है, XM+1 माइनस XM। पिछले वाले डेरिवेशन को याद कीजिए आप, W बराबर जो फ्रिंज चौड़ाई थी XM+1 माइनस XM थी। तो इसकी जगह यानी इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस पूरी की जगह हम W रख सकते हैं। तो W जब रखेंगे तो हमको फाइनल फार्मूला यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमको प्राप्त होगा थीटा बराबर ऊपर वाली की जगह पूरा W रख दिया अपान कैपिटल D। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। और इससे रिलेटेड ये एक फार्मूला, जब W बराबर D लैम्डा पान, जब हम क्या रख देंगे W बराबर D लैम्डा पान स्मॉल d, तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा अपान स्मॉल d। तो ये फार्मूला भी जिस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स में वैल्यू दी वो लैम्डा की, d की, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई की या फ्रिंज चौड़ाई की, तो आप उसी तरह से इनके मानों को आपस में रख सकते हैं। और आपको याद रखना ये जो थीटा लेना है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का, ये हमेशा आप लेंगे रेडियन में। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में चेंज करके तब हम इस फॉर्मूले को लेंगे, किसके रूप में, रेडियन के रूप में लेंगे। थीटा के रूप, जो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है इसको हमेशा रेडियन में लेंगे। तो ये होता है केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, प्रकाश का व्यतिकरण, यंग का द्विग्रेखा छिद्र प्रयोग, और हमने एक फार्मूला निकाला था दीप्त फ्रिंजों के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए, और हमने पढ़ी फ्रिंज चौड़ाई यानी कि फ्रिंज विड्थ और कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। इन सभी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं यानी कि जो हमारा व्यतिकरण टॉपिक है वो तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, इंटरफेरेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और अगले के लेक्चर में यानी जो अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक है जो कि विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में अच्छी तरीके से। तो आप इसी तरह से चैनल से हमारे जुड़े रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते जाइए। इससे रिलेटेड PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर लगातार जारी रखें। धन्यवाद।